सबको मेरा नमस्कार। मैं लीना खंडेकर और हमारे सिडेस्को सैनिटेशन और स्टरलाइजेशन अवार्ड ट्रेनिंग जो हम लोग फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं उसका आज हमारा पहला दिन है और ये ट्रेनिंग आपको 3 दिन हम देंगे, आज, कल और परसों। टाइम रहेगा इसका 3 to 4 PM। ये जो ट्रेनिंग है सिडेस्को इंटरनेशनल ने जो ये अवार्ड दिया है हमारे लिए, उसके लिए ये ट्रेनिंग सेशंस है। ये हिंदी में ट्रेनिंग सेशंस हम पहले भी कर चुके हैं। हमारा 8 दिन का सेशन रहा है ये पहले, और उसके बाद हमने मराठी लैंग्वेज में सेशन किया, इंग्लिश लैंग्वेज में भी सेशन किए, और आज हम वापस हिंदी लैंग्वेज रिपीट कर रहे हैं। जैसे 4th, 5th एंड 6th अगस्त आफ्टरनून 3 to 4 PM ये हमारा हिंदी लैंग्वेज में ट्रेनिंग होगा, और शाम को 4th, 5th एंड 6th अगस्त शाम को 8 to 9 PM में हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रेनिंग होगा, क्योंकि इसमें काफी सारे अब्रॉड से भी लोग ज्वाइन हुए हैं इस ट्रेनिंग के लिए, और कम से कम आज तक 1500 के ऊपर लोगों ने हमसे ट्रेनिंग लिया है, और सर्टिफिकेट भी मैक्सिमम सभी लोगों ने सर्टिफिकेट को भी अप्लाई किया और एग्जामिनेशन को भी अप्लाई किया है और उन्हें सर्टिफिकेट्स मिले हैं। तो आज के सेशन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और मेरा आज का जो ट्रेनिंग का टॉपिक है उसको शुरू करना चाहूंगी। धन्यवाद। सिडेस्को सैनिटेशन और स्टरलाइजेशन ये अवार्ड, जैसे मैंने शुरू में भी ओरिएंटेशन एक किया था हमने फेसबुक लाइव, उसमें हमने कहा था कि ये अवार्ड सैलून इंडस्ट्री के लिए सिडेस्को ने लॉन्च किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है क्योंकि हम लोग क्लाइंट के स्किन के साथ और बहुत ही टची काम करते हैं, बहुत क्लोजली टच होता है हमारा क्लाइंट के साथ जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो सभी चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं वो अगर प्रॉपरली करें, उसका सैनिटेशन अच्छे से हो, स्टरलाइजेशन अच्छे से हो, तो उसमें हमें ज्यादा इन्फेक्शन होने की नौबत नहीं आ सकती है, या हम बहुत ही सिक्योरली काम कर सकते हैं ताकि क्लाइंट हम पे काफी ज्यादा ट्रस्ट करे। तो ये जो पार्ट है ये बहुत ही हाइजीन रिलेटेड पार्ट है, जिसमें काफी सारे अलग अलग प्रकार होते हैं। लेकिन सैनिटेशन अगर हम बात करते हैं तो सैनिटेशन होता है वो टेम्पररी होता है, जिसमें 100% बैक्टीरिया किल नहीं होते हैं। जैसे हमने हाथ धोया और उसके ऊपर सैनिटाइजर लगा दिया, या हम कहीं बाहर जाते हैं तो सिर्फ सैनिटाइजर लगाते हैं, तो 100% बैक्टीरिया किल नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम स्टरलाइजेशन करते हैं, जिसको बोला जाता है 100 डिग्री के ऊपर अगर हम कोई बॉइलिंग टेम्परेचर पे अगर कुछ चीज को क्लीन करते हैं, जैसे उबालते हैं, तो वो चीज में से बैक्टीरिया 100% कील होते हैं। मेनली हम जो मेटल टूल या स्टील टूल्स जो यूज करते हैं वो हम यूजुअली प्रॉपरली जैसे ऑटोक्लेव यूज करके स्टरलाइज करते हैं, या बॉइलिंग वाटर टेम्परेचर पे वो स्टरलाइज करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है सैनिटेशन और स्टरलाइजेशन का, जो हमें सबको समझ लेना बहुत जरूरी है। तो सिडेस्को इंटरनेशनल ये संस्था है 1946 में स्थापन हुई थी। इसका स्विट्जरलैंड में हेड ऑफिस है, और तभी से ये संस्था जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, बहुत ही इंटरनेशनल करिकुलम प्लेटफॉर्म पे काम करते आ रहे हैं। उनके अलग अलग वर्टिकल्स है, जैसे ब्यूटी एंड स्पा मैनेजमेंट कोर्सेस उनके पास है, मेकअप सिडेस्को कोर्स उनके पास है, जैसे उनके बहुत अच्छे करिकुलम है। फिर ब्यूटी एंड बॉडी थेरेपी करिकुलम है, ब्यूटी एंड बॉडी थेरेपी सिडेस्को ये करिकुलम है, अरोमा सिडेस्को करिकुलम है, इसी के साथ स्पा थेरेपी भी करिकुलम है। तो इसके डिप्लोमास भी है और सर्टिफिकेशंस भी है। डिप्लोमा जो होते हैं उनका सिलेबस थोड़ा लेंदी होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से होता है, मिनिमम 5 to 6 मंथ्स का कोर्स होता है, और उनका ब्यूटी एंड बॉडी थेरेपी का कोर्स कम से कम 1200 आवर्स का है, लगभग 9 मंथ्स का है। और सर्टिफिकेशन जो कोर्सेस है वो कम आवर्स के कोर्सेस है, लगभग जैसे 2.5 मंथ्स या 3 मंथ्स के, और जैसे हम लोग आवर्स में कैलकुलेट करें तो लगभग 300 आवर्स तक के उनके कोर्सेस है। तो ये करिकुलम इंटरनेशनल करिकुलम है, जो वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है, माना जाता है। इस सर्टिफिकेशन का इंटरनेशनली काफी वैल्यू है। तो ये जो सैनिटेशन स्टरलाइजेशन अवार्ड चल रहा है ये पूरे विश्व में चल रहा है, मतलब ये हर एक जिस कंट्री में सिडेस्को स्कूल्स है वो सारे लोग इसको अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं 1 मिनट आप सबका लेना चाहूंगी, 1 सेकेंड प्लीज। और मैं रिक्वेस्ट करना पसंद करूंगी कि जो अगर आपको कुछ भी डाउट बीच में आता है तो आप हमें
टेक्स्ट मैसेज में जरूर लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो अवार्ड और सर्टिफिकेशंस होते हैं, इसमें क्या फायदा होगा आपका, तो हम ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे कि किस तरीके से सैनिटेशन और स्टरलाइजेशन होता है। हमने काफी लोगों ने इसका ट्रेनिंग ऑलरेडी लिया होगा, या हम लोग ये सैलून में सारी चीजें फॉलो करते होंगे, लेकिन कोई भी अगर हम सैलून में सर्विस देते हैं, जैसे कोई हेयर ड्रेसर है या मेकअप आर्टिस्ट है, स्पा थेरेपिस्ट है, ब्यूटी थेरेपिस्ट है, हर एक को हमें इन चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम सैनिटाइज कैसे कर रहे हैं, स्टरलाइज कैसे कर रहे हैं, और इसका महत्व हम हमारे स्टाफ को, खुद को और क्लाइंट को किस तरीके से समझा सकते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेशन होगा, जैसे मैंने कहा कि सिडेस्को ने ब्यूटी एंड स्पा इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करने के लिए ये ग्लोबली डिजाइन किया हुआ ऐसा ये सर्टिफिकेशन है, जिसको हम बोलेंगे सैनिटेशन एंड स्टरलाइजेशन अवार्ड। अभी ये हम क्यों दे रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, क्योंकि हम सिडेस्को एक्रीडेटेड स्कूल है, हमारे यहाँ पे सिडेस्को के सारे करिकुलम सिखाए जाते हैं, इसीलिए हम आज आपको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसका प्री रिक्विजिट कुछ नहीं है, जैसे अगर कोई फ्रेशर है, कोई स्टूडेंट लेवल पे है और फिर बाद में इस फील्ड में आना चाहते हो आप, तो भी दे सकते हो, और जरूरी नहीं कि कोई इस फील्ड से हो तो ही ये एग्जाम दे, लेकिन हर एक को, जैसे घर में भी अगर हम अच्छी तरह से सैनिटाइज स्टरलाइज करके चीजें रखते हैं तो हमारी सेफ्टी के लिए वो भी अच्छा है। तो इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, आप कोई भी ये सर्टिफिकेशन दे सकते हो। इसका एक 8 घंटे का वर्कबुक, थियरी बुक आएगा आपको, उसको आपको पढ़ना है। ये मराठी, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। जो इंग्लिश लैंग्वेज में सिडेस्को ने हमें ये बुक दिया है, और हमारे इंडिया ने, जैसे एबीटीसी ने इंडिया में उसको मराठी और हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। इसका जो फाइनल असेसमेंट होगा, इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे आपको एमसीक्यू फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और उसका एक ऑब्जेक्टिव, जैसे एक क्वेश्चन आता है उसके 4 ऑप्शंस आएंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। फिर इसके की फीचर्स, मतलब इसमें टॉपिक्स क्या सीखेंगे हम, किस टॉपिक के ऊपर हमें एग्जाम देनी है, और कौन से टॉपिक हमारे लिए, इस सिर्फ कोविड पैंडेमिक के लिए नहीं लेकिन आगे जाके भी कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें किस चीज का ध्यान देना है। सबसे पहले है पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, फिर है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, मटेरियल डेटा सेफ्टी डेटा शीट, फिर है प्रिकॉशंस टेकन इन सैलून टू प्रिवेंट कंटामिनेशन एंड क्रॉस इन्फेक्शन। आज हम जो ट्रेनिंग लेंगे उसके विषय भी यही होंगे, जैसे पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन होगा, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी होगा, और मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट होगा। और कल परसों में बाकी सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, जैसे स्टरलाइजेशन मेथड्स होंगे, यूज ऑफ केमिकल्स, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई, फिर सिडेस्को एसओपीज फॉर स्कूल्स ड्यूरिंग कोविड-19 एंड सिडेस्को एसओपीज फॉर सैलून and spas during COVID-19. Then how to clean up blood spills, hepatitis, HIV and AIDS. ये हमारे सारे टॉपिक्स होंगे जो हम ये 3 दिनों में सीखेंगे। अगर किसी को इन सारे टॉपिक के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए, तो हमारा जो प्रीवियस वीडियो था जिसमें हमने ओरिएंटेशन किया था, उसमें हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल हमने कहा है। वो वीडियो हमारा लीना खांडेकर ऑफिशियली फेसबुक पेज पे सेव्ड है, आप वहां पे देख सकते हैं। फिर ये ग्लोबल जैसे ग्लोबली रिकॉग्निशन इसका है सिडेस्को सैनिटेशन और स्टरलाइजेशन अवार्ड का, जैसे मैंने आपको कहा। और अगर हम बहुत ही खबरदारी से पर्सनल और पब्लिक हाइजीन मेंटेन करते हैं तो हमारे क्लाइंट हमारे सैलून में आने से डरेंगे नहीं। तो इस चीज का हमें काफी ध्यान देना है, क्योंकि ना सारे लोग बहुत डर गए हैं कोविड का। किसी को जनरल खांसी या बुखार आता है तो भी सबको डर लग रहा है कि इसको कोविड तो नहीं है, इसके पास तो बैठना नहीं चाहिए, या फिर अगर किसी से बात भी करते हैं तो डर लग रहा है मन में। लेकिन मैं सीरियसली बताती हूँ आपको, अगर हम बहुत अच्छी तरह से प्रिकॉशंस अगर लेते हैं तो ये कोविड हमारे नजदीक भी नहीं आ सकता है। हमें इम्यून सिस्टम जो हमारी है उसको स्ट्रॉन्ग रखना है, उसको स्ट्रेंथन करना है। उसके लिए बहुत अच्छी तरह से खाना पीना चाहिए, सोना हमें बहुत ही पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स, मिनिमम 6 to 8 आवर्स आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। इसके साथ पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए। ये जो चीजें हमें पता है, ये सबको पता है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं, सारे लोगों को पता है। सिर्फ इस चीज को हमें अच्छी तरह से फॉलो करना है। मास्क पहनना जरूरी है,
अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी मास्क पहनना जरूरी है, जो काम करते हैं उनको फेस शील्ड पहनना भी जरूरी है। तो इन सारी चीजों का अगर हम अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे तो हमारे पास कोविड नहीं आ सकता है। अभी इस एग्जाम को देने के लिए आपको क्या प्रोसीजर करनी है ये भी हमने ओरिएंटेशन में कहा है, लेकिन मैं हल्का सा बता देती हूँ अभी आपको। ये एग्जाम आप कभी भी दे सकते हो। एक बार आपको वर्कबुक आपने देख लिया, उसको पढ़ लिया तो भी आप दे सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको ट्रेनिंग अटेंड करना ही है, लेकिन जैसा मेरा स्कूल है सिडेस्को एक्रीडेटेड स्कूल, वैसे काफी सारे स्कूल्स इंडिया में है, वो भी ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। सिडेस्को सेक्शन इंडिया भी ये ट्रेनिंग दे रहा है, तो आप किसके पास से भी ये ट्रेनिंग ले सकते हो। ये टोटली फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे आपको 25 क्वेश्चन, उसमें आपको 70% मार्क्स आना जरूरी है। अगर वो नहीं आते हैं तो आप वहां पे उस एग्जाम में पूरी तरह से पास नहीं होते हो तो नेक्स्ट डे मतलब 24 घंटे बाद आप वो रीटेस्ट दे सकते हैं। उसके लिए आपको प्रोसीजर क्या फॉलो करनी है, आपको आपका नाम, नंबर और ईमेल आईडी हमें भेजना है। हम आपको जो हमारा ईमेल आईडी देंगे उसके ऊपर आपको सेंड करना है। फिर आपको हम एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन कोड देंगे और लिंक देंगे एग्जामिनेशन की। उस लिंक के ऊपर जाके आपको सारी प्रोसीजर को फुलफिल करना है। इसके बारे में भी मैंने जैसे कहा, हमने एक ओरिएंटेशन लाइव फेसबुक लाइव किया था, वो आप जरूर देख लेना, उसमें सारी चीजें मेंशन की है। जैसे मैंने कहा, सिडेस्को कोई भी एक्रीडेटेड स्कूल हो, सिडेस्को सेक्शन हो, उनके पास से आप ये एग्जाम जरूर दे सकते हैं। अभी ये एग्जाम मेकअप आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसर, ब्यूटी थेरेपिस्ट, नेल टेक्नीशियन, सैलून मैनेजर्स, मैनिक्योरिस्ट, पेडिक्योरिस्ट, सैलून स्टाफ, टैटू आर्टिस्ट, फ्रीलांसर्स, कोई भी ये एग्जाम दे सकते हैं। इस तरीके से हम जो आपको रजिस्ट्रेशन लिंक भेजेंगे उसके ऊपर कुछ इस तरीके से फॉर्म रहेगा, इसको आपको पूरी तरह से फिल करना है। फिर आपको उधर रजिस्ट्रेशन कोड मांगेंगे, तो ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कोड डालना है। ये सिक्योरिटी कोड जो होता है, यहाँ पे आप लेटर्स देख रहे हो नीचे रेड कलर में है, ये शायद कभी किसी को ग्रीन कलर में भी आते हैं, बट लेकिन दैट इज अ सिक्योरिटी कोड, तो वो आपको वहां पे डालना है। टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने के बाद अगर आपको 70% मार्क्स मिलते हैं तो फिर बाद में आपको एक सिडेस्को डाउनलोड सर्टिफिकेट, ऐसे एक पेज आता है आपके सामने, एक स्क्रीन आता है, वहां पे आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। ये जैसे हमने अभी आपको पिक्चर्स दिखाए थे वही प्रोसीजर है, वर्ड फॉर्मेट में हमने लिखा है, तो इस प्रोसीजर को हमें फॉलो करना है जब भी आप एग्जामिनेशन को अपीयर करने जाओगे। तो इसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया है, उस वीडियो का लिंक भी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पे भी वो लिंक देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन को अपीयर किस तरीके से होना है। तो सर्टिफिकेट आपका कुछ इस तरीके से होगा, ये यहाँ पे सी देख रहे हो आप, सिडेस्को सेज इट्स अ रियल गोल्ड, तो ये जो गोल्डन कलर का सी देख रहे हो आप, दैट इज अ रियल गोल्ड। तो इस सर्टिफिकेट की एक वैल्यू भी है। जैसे किसी को अगर ये प्रिंटेड कॉपी चाहिए तो आपको 50 स्विस फ्रैंक सर्टिफिकेट के और 30 स्विस फ्रैंक ये पोस्टेज चार्जेस, ये स्विस फ्रैंक में होगा, तो आपको इसको इंडियन रुपीज में अगर हम कन्वर्ट करें लगभग 6000 प्लस रुपीज में वो जाएगा। तो ये आपको जब भी डाउनलोड सर्टिफिकेट, ये आपने अभी देखा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस पूछते हैं। डाउनलोड, तो ये सिर्फ आप डाउनलोड करके सेव कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है प्रिंट, अगर आपको प्रिंट करना है। तीसरा ऑप्शन है वेदर यू वांट हार्ड कॉपी, अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप उस ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, तो आपको सिडेस्को उनके बैंक डिटेल्स देंगे, उस बैंक डिटेल के ऊपर या क्रेडिट कार्ड से आपको ये 80 स्विस फ्रैंक जो बोले हैं, 50 स्विस फ्रैंक प्लस 30 स्विस फ्रैंक, इतना अमाउंट डिपॉजिट करना है, फिर आपको हार्ड कॉपी वो लोग भेजेंगे। Okay, so this is a gift from Sidesco International. So I must say thank you Sidesco International for such a prestigious gift to us. अभी हम लोग आज के हमारे टॉपिक को शुरुआत करते हैं। मेरे ख्याल से काफी लोगों को ये समझ में आया होगा, लेकिन अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करिएगा, हम लोग आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। तो ये हाइजीन क्यों प्रिवेंट कैसे करना है, मतलब हाइजीन फॉलो कैसे करना है, क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि हाइजीन फॉलो करेंगे तो हम डिसीजेस को प्रिवेंट करेंगे। अपनी सुरक्षा, अपने क्लाइंट की सुरक्षा, अपने स्टाफ की सुरक्षा हमारे लिए काफी मायने रखती है। तो इसमें 2 टाइप्स है, एक है पर्सनल हाइजीन
दूसरा है पब्लिक हाइजीन, जो हमने देखे थे की फीचर्स, जो सिडेस्को का 8 घंटे का वर्कबुक है उसमें से ये पहला टॉपिक है। तो अभी हम देखते हैं व्हाट इज पर्सनल हाइजीन। ये तो हम हमारे बच्चों को भी सिखाते हैं, छोटी छोटी चीजें हम बोलते हैं कि साफ सुथरे कपड़े पहनो, हमेशा खाने के बाद मुंह धो लो, मॉर्निंग और इवनिंग में मतलब रात को सोने से पहले ब्रश करो। ओरल हाइजीन, जैसे अगर ओरल हाइजीन ब्रश करने से क्लीन रहेगा, या फिर खाने के बाद भी अगर हम मुंह साफ करते हैं तो वो गंदा स्मेल नहीं आएगा। या अगर हम लोग जैसे कपड़े पहनते हैं, किसी किसी को ज्यादा पसीना आता है, किसी को पसीना ठीक ठाक नहीं आता है, लेकिन अगर पसीना आता भी है या नहीं भी, हमें क्लीन कपड़े पहनने हैं, खुद का ओडोर बहुत अच्छी तरह से क्लीन और साफ सुथरा होना चाहिए, बॉडी में से गंदा स्मेल नहीं आना चाहिए। फिर हमें पोस्चर जो है हमारा, अगर हमें लाइफ टाइम बहुत अच्छी तरह से फिट रहना है, काम अच्छी तरह से करना है, तो हमें बहुत पोस्चर अच्छा रखना होगा। स्पेशली जब भी हम सैलून में काम करते हैं, हम हेयर कट करते हैं, कलर करते हैं, थोड़ा बेंड होके आईब्रोज करते हैं, फेशियल करते समय हमें आगे बेंड होना होता है। तो अगर हर बार हमारा पोस्चर सही है, सीधे बैठते हैं हम, तो हमें जैसे वेस्ट पेन, या फिर अगर हम लोग बोलते हैं कि हमारी पीठ नहीं दर्द करेगी, कमर नहीं दर्द करेगी, और हमारे मसल्स में और बोन में ज्यादा ताकत रहेगी, तो इसके लिए पोस्चर का होना जरूरी है। पोस्चर के साथ साथ हमारी तो बॉडी है, इसको डेफिनेटली हमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स खाना, न्यूट्रिशियस फूड लेना, ये बहुत जरूरी है। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि बैलेंस डाइट होना चाहिए, विटामिन हो, कार्ब्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, तो हर एक चीज का एक प्रमाण होता है। आपके बॉडी का जो बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स, जो बीएमआई आता है, उसके हिसाब से आपको आपका खाना पीना रखना है, वो चेक करना है। एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है, आपके बॉडी अच्छे से डिटॉक्सिफाई होना भी जरूरी है। जैसे बॉडी में से पसीना आता है तो डिटॉक्सिफाई होती है, यूरिन अच्छे से पास होती है तो बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, मतलब आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। फिर पॉजिटिव थॉट्स, अभी हम लोग अगर इतना अच्छे से सब फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमारा माइंड रिफ्रेश रहेगा, हर बार रिफ्रेश होता रहेगा, फ्रेशनेस फील करोगे आप, एक्टिवनेस फील करोगे बॉडी के अंदर आप। इसकी वजह से पॉजिटिव थॉट्स तो रहेंगे ही, लेकिन अगर हम कुछ ऐसे लिथार्जिक लोग देखते हैं, या किसी किसी के ऐसे होता है, आलस होता है काम करने का, मन करता नहीं है उठने का, मिनिमम 6 to 8 आवर्स का स्लीप इज इनफ फॉर आवर बॉडी, लेकिन कोई कोई लोगों को 10-12 घंटे सोने की आदत होती है, तो या फिर कोई अगर वीकनेस है, इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रही है, तो भी काफी बार बहुत ही स्ट्रेस आ जाता है, और वो स्ट्रेस की वजह से निगेटिव थॉट्स होते हैं और हमें अच्छी तरह से काम करने का मन नहीं करता है। और फिर क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली आपकी इम्यून सिस्टम अगर ठीक ठाक काम नहीं कर रही है, आपका मेटाबॉलिक रेट अगर अच्छा नहीं है, मेटाबॉलिक रेट मतलब क्या, जो हम खाते हैं पीते हैं उसको अच्छी तरह से अगर हमें डाइजेस्ट होता है, इसका पचन बहुत अच्छी तरह से होता है, तो वो जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो हर एक बॉडी का अलग अलग होगा। जैसे इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अभी ये जो काम करेंगे अगर ये अच्छी तरह से होता है तो नेचुरली ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और एक्टिवनेस रहेगा, और पॉजिटिव थॉट्स भी माइंड में हमेशा रहेंगे। इस चीज का ध्यान हमें जरूर देना है। डेली बाथ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि कॉमन हम लोग बच्चों को भी हमेशा बोलते हैं। अभी जैसे हम लोग सैलून में काम करेंगे तो हमें यूनिफॉर्म बहुत अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन पहनना है, एप्रन्स पहनने हैं, शावर कैप पहननी है, ग्लव्स, मास्क, फेशियल पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा कोई भी हमारे से अगर कोई भी एक गलती भी होती है या किसी को हमारी वजह से तकलीफ हो, ऐसी चीज हम नहीं करेंगे, इसीलिए पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे। फिर नेल्स पूरे काटे हुए चाहिए, अच्छे से बफिंग किए हुए चाहिए, मैनिक्योर किया हुआ चाहिए, वार्निश नहीं चाहिए, मतलब नेल पॉलिश नहीं लगाना है,
क्योंकि हम अगर थेरेपिस्ट है, मान लीजिए आप बॉडी थेरेपिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट या फिर स्किन थेरेपिस्ट हो, तो हम स्किन के साथ बहुत नजदीक से काम करते हैं। सो हमें नेल पॉलिश नहीं पहनना चाहिए या फिर वार्निश नहीं लगाना चाहिए। हैंड्स हमेशा अच्छी तरह से क्लीन करने, ये तो हमने अभी 4 महीने में बहुत अच्छी तरह से याद भी कर लिया, इसको प्रैक्टिस भी कर लिया, और हमें बार बार वही सुनने को मिला है टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर्स में, व्हाट्सएप पे, तो हम अभी ये सीख गए हैं। तो मिनिमम 20 सेकेंड से ऊपर, ज्यादा से ज्यादा 60 सेकेंड तक तो भी हमें हाथ अच्छी तरह से धो लेने चाहिए। फिर अगर हम लोग नहाते भी है तो भी अच्छी तरह से बॉडी क्लीन करनी चाहिए, बालों को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना चाहिए। जैसे बॉडी ओडोर यानी कोई भी स्प्रे, परफ्यूम आप यूज करते हो तो उसको करना चाहिए। कोई भी बॉडी में से गंदा स्मेल नहीं आना चाहिए, ताकि आपको भी प्लेजेंट लगे और सामने वाले को भी वो प्लेजेंट लगे। फिर पोस्चर, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि पोस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और बॉडी को अच्छा बैलेंस डाइट देके हमें रिलैक्स भी होना उतना ही जरूरी है, ताकि हमारा माइंड रिफ्रेश हो, हम हेल्दी रहे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि शूज दिखाए हैं, अभी ये शूज क्या है, तो हमें हील्स नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि हम 7-8 घंटा खड़े होके कभी काम करते हैं, या उठक बैठक होती है, कभी कोई काम आता है जो भी खड़े होके करना पड़ता है, कोई काम बैठ के करना पड़ता है। तो हमें अच्छी तरह से अगर बैलेंस रखना है बॉडी का वेट, तो हमें फ्लैट शूज पहनना जरूरी है, हील्स हम नहीं पहन सकते। फिर लाइट मेकअप, जैसे लेडीज कोई है काम करते हैं सैलून में, तो लाइट मेकअप का होना जरूरी है, क्योंकि फ्रेशनेस लगे, नीट एंड क्लीन लगे, हमारा खुद का कॉन्फिडेंस उससे बढ़ता है, और क्लाइंट को भी सामने से हमारा एक इम्प्रेशन अच्छा आ जाता है। इसके लिए ज्वेलरी, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे पिक्चर में, तो ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि हम वैसे, जैसे मैंने बोला कि हम फेशियल करते हैं तो लग सकता है, बाल अगर कंघी कर रहे हैं, हेयर कट कर रहे हैं, तो वो बीच में अटक सकता है, तो नो ज्वेलरी। फिर जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि ब्रीदिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे खुली हवा या फिर लॉन्ग ब्रेथ बहुत अच्छे से हमें लेना है, ताकि ऑक्सीजन लेवल हमारे बॉडी में अच्छे से रहे। फिर नो स्मोकिंग, बिकॉज कभी कभार यूनिसेक्स सैलून्स होते हैं, वहां पे एक स्मोकिंग जोन एरिया होता है, तो हमें सैलून के अंदर स्मोकिंग अलाउ नहीं करना है। जैसे हमने देखा है कि पर्सनल हाइजीन के साथ साथ पब्लिक हाइजीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कितने सारे ऐसे अथॉरिटीज है या गवर्नमेंट सेक्टर्स है जिसको हम लोग आरोग्य डिपार्टमेंट या आरोग्य जैसे आरोग्य खाता ये होता है, जिसकी वजह से उन्होंने एक कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेलिटीज बनाए रखते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं या हमारे म्यूनिसिपालिटी ने दिए हैं, वो हम सब सिटीजन्स को फॉलो करना मैंडेटरी है। तो ये पब्लिक हाइजीन के जो कौन सी चीजें हैं, सबसे पहले हॉट एंड कोल्ड वाटर। अभी हम लोग सैलून में हेड बाथ देते हैं, कभी कभी हम लोग स्पा अगर सेंटर है किसी के, तो वहां पे भी बाथ सिस्टम फॉलो होती है। तो हमें हॉट एंड कोल्ड वाटर का होना हमारे लिए काफी जरूरी है। फिर अगर हम लोग कोई लॉन्ड्री बैग्स यूज करते हैं, आपने यहाँ पे देखा है ये लॉन्ड्री बैग्स है, तो जरूरी नहीं कुछ ऐसे ही हो, अलग अलग शेप में, साइजेस में, आपको जैसे कंफर्टेबल है आप लॉन्ड्री बैग रख सकते हो, ताकि जो कपड़े यूज हुए हैं, जो तौलिया हो, नैपकिन हो, गाउन्स हो, हम उसमें डाल सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे देखा है कि एक डस्टबिन है, वो पैर से ओपन कर रहे हैं, तो हमें इसी तरीके का डस्टबिन यूज करना है, हम हाथ से ओपन करने वाले डस्टबिन को यूज नहीं करेंगे फॉर हाइजीन पर्पज। तो इन चीजों का ध्यान देना है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये लॉन्ड्री बैग के अंदर टॉवल्स डाले हैं, जो ताकि ये फिर बाद में वॉशिंग के लिए जाएगा। जो भी ब्लैंकेट्स यूज करते हो आप या शॉल्स यूज करते हो, तो उसको हमेशा एक क्लाइंट को यूज करने के बाद तुरंत वॉश करके अच्छे से डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे या फिर सेरम्स होते हैं, लोशंस आते हैं, लिक्विड लोशंस, उसको डालना चाहिए। कपड़े भी धोते हैं तो गरम आप बाल्टी में पानी लीजिए गरम, उसमें आपका जो भी डिटर्जेंट है वो डालिए, उसी के अंदर डिसइंफेक्टेंट स्प्रे डालिए, उसके अंदर आप लिनन या कॉटन कपड़े हो, टॉवल हो, नैपकिन्स हो, गाउन हो, फेशियल बैंड्स हो, उसको डालिए, उसको अच्छी तरह से क्लीन करने के लिए क्लीन करिए, फिर नेचुरल लाइट में, सनलाइट में बहुत अच्छी तरह से सुखाइए, फिर फोल्ड करके आप एक कॉटन बैग में या फिर एक न्यूज़पेपर के अंदर या फिर प्लास्टिक बैग के अंदर आप उसको ढक के रखिए।
अभी फिलहाल थोड़े दिनों के लिए हम न्यूज़पेपर में भी कुछ चीज ना रखें तो ज्यादा बेटर होगा। इसीलिए आप अगर कॉटन कपड़ों के अंदर या दुपट्टे के अंदर उसको रखते हैं तो जो धोए हुए कपड़े उसके ऊपर फिर वायरस नहीं बैठेगा। और जब भी लेना है हैंड ग्लव्स पहन के ही उसमें से कपड़े लेने हैं ताकि हमारे हाथ पे भी कुछ वायरस नहीं बैठे। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये स्प्रे कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या है, तो डिसइंफेक्टेंट है। जैसे कोई वॉल हो या फिर कोई टेबल टॉप हो तो हमें हर एक चीज का डिसइंफेक्टेंट का यूज करना है क्लीन करने के लिए। बेड हो सकते हैं आपके, फेशियल बेड, ट्रॉलीज हो सकते हैं, दरवाजे हो सकते हैं, उसके हैंडल्स हो सकते हैं, उसका इस्तेमाल करना है। और हाथ क्लीन करने के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कि यूवी कैबिनेट है, इसके बारे में हम कल परसों भी बात करने वाले हैं। लेकिन ये यूवी कैबिनेट क्या करता है कि जो चीजें स्टरलाइज करके आई है उसको हम इसमें रख सकते हैं ताकि वो अच्छे से क्लीन रहे। इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट स्टरलाइजर, जिसकी वजह से जब भी आपको जो मतलब मान लीजिए कि मैंने कोई मेटल का टूल यूज किया था, ब्लैकेट रिमूवर यूज किया फॉर एग्जाम्पल, उसको अच्छी तरह से उबाला या ऑटोक्लेव में उसको स्टरलाइज किया, उसके बाद मैंने उसको कॉटन पीस में डाला, सनलाइट में ड्राई करने के बाद फिर कॉटन पीस में या फिर कॉटन रुमाल में ढका और फिर मैंने यूवी स्टरलाइजर में रख दिया। अभी जब भी मुझे यूज करना है मैं उसमें से ले सकती हूँ। फिर फ्लोर्स को अच्छी तरह से क्लीन करना है, वॉश बेसिन क्लीन करने हैं, शेल्फ क्लीन करने हैं, सब चीजें डिसइंफेक्ट करनी है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक क्रीम का डब्बा है, उसके ऊपर स्पैचुला है। तो हमें कभी भी कोई भी प्रोडक्ट लेना है हम फिंगर से नहीं लेंगे, हम स्पैचुला से लेंगे उसको। तो इस चीज का ध्यान रखना है। जो भी चीज रिक्वायर्ड है वो बोतल में से बाउल या कंटेनर में निकाल लीजिए, जितना रिक्वायर है उतना ही, वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे पैकेट देखे हैं, ये पैकेट क्या है, तो इस पैकेट के अंदर जिसको हम बोलते हैं मोनोडोस, जैसे एक क्लाइंट के लिए एक सैशे यूज करेंगे। लेकिन अगर हम जार यूज करते हैं तो उसमें हल्का सा कंटामिनेशन होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप स्पैचुला से निकालोगे प्रोडक्ट, बाद में यूज करने के बाद अगर स्पैचुला फेंक दोगे तो उसका कंटामिनेशन नहीं होगा। इसीलिए मोनोडोज के ऊपर भी आजकल कोविड की वजह से या फिर शुरू से भी बहुत सारे सैलून्स में एक सिंगल सैशे या 1 2 3 4 5 ऐसे स्टेप्स लिखे हुए सैशे होते हैं जो कि एक क्लाइंट को एक पूरे सैशे यूज कर लेते हैं ताकि कंटामिनेशन ना हो और एक पूरा प्रोडक्ट जितना रिक्वायर है उसी क्लाइंट को वो यूज हो। ये भी कर सकते हैं। फिर अगर कोई एक्सेस प्रोडक्ट, मान लीजिए यहाँ पे पैक लगाया, बाउल में कुछ प्रोडक्ट बच गया तो उसको थ्रो करना है, उसको यूज नहीं करना है। जैसे हम आईब्रो करते हैं, वैक्सिंग करते हैं तो हम पहले पाउडर लगाते हैं। तो अगर कोई भी पाउडर आपने निकाला है तो मिनिमम क्वांटिटी लीजिए और कॉटन बॉल का इस्तेमाल करिए। वो कॉटन बॉल वो क्लाइंट को यूज करने के बाद फेंक दीजिए। कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो क्लाइंट के साथ बात करके वो पूछ लीजिए कि कोई क्रॉस इन्फेक्शन ना हो इसलिए। फिर जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, डिस्पोजेबल ग्लव्स और मास्क का होना जरूरी है। इसी के साथ हम सैलून के अंदर कोई कुकिंग नहीं करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो कि कोई पेपर टॉवल का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। अगर हम लोग नैपकिन अवॉइड करते हैं तो हमें डिस्पोजेबल टॉवल्स या डिस्पोजेबल पेपर शीट्स को यूज करना है। हमारा सेंटर हमेशा अच्छी तरह से लाइटिंग वहां पे करना जरूरी है ताकि हर एक चीज क्लीन दिखे। आईब्रो कर रहे हो, वैक्सिंग कर रहे हो, मेकअप कर रहे हो, कुछ भी चीज करे तो अच्छा लाइटिंग है तो वेल लिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर प्लम्बिंग एंड फिटिंग बहुत अच्छी तरह से सिक्योर करें क्योंकि हमारे पास हॉट एंड कोल्ड वाटर दोनों होते हैं। तो गर्म पानी अगर गिरेगा उसमें हल्के से एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो मेक श्योर कि ये अच्छे से इंस्टॉल्ड है। पेट्स आर नॉट अलाउड, कोई भी जानवर अंदर सैलून के अलाउ नहीं है। फिर स्मोकिंग इज नॉट अलाउड। अभी बाथरूम, टॉयलेट्स ये हमेशा हर एक कोई यूज करता है तो उसके बाद तुरंत क्लीन होना जरूरी है। इसका ट्रेनिंग हमें हमारे स्टाफ को देना चाहिए। फिर फर्स्ट एड किट के बारे में भी आगे जाके मैं आपसे बात करने वाली हूँ। लेकिन फर्स्ट एड किट का भी सैलून में रहना काफी मैंडेटरी है। कभी भी कुछ भी चीज लग सकती है तो जो बेसिक कॉमन मेडिसिन होते हैं या कॉमन चीजें होती है उसका होना उसके अंदर जरूरी है। उसके बारे में डिटेल हम आगे जाके देखेंगे। फिर पेपर टॉवल या ब्लोवर, जैसे हम हाथ धो के आते हैं वॉशरूम में, हमें ब्लोअर का होना जरूरी है, अच्छे से हाथ क्लीन करना जरूरी है। अभी हम देखेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी।
तो कोई भी बिजनेस हो तो उसके अलग अलग नियम होते हैं, उसके अलग अलग रूल्स होते हैं, जो कि हमारे गवर्नमेंट या एडवाइजरी काउंसिल बनाता है, जिसको हम बोलते हैं आरोग्य विभाग। तो ये जो बनाते हैं उसको हमें फॉलो करना मैंडेटरी है। स्पेशली अगर हम लोग हमारे क्लाइंट से इतना क्लोजली काम करते हैं या टच बेस्ड काम है हमारा, जो भी काम हम करते हैं, तो उसके लिए तो हमें इन चीजों का ध्यान देना काफी काफी जरूरी है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो इससे हमें नुकसान ही होगा। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि हमारी सुरक्षा, क्लाइंट की सुरक्षा और हमारे स्टाफ की सुरक्षा हमारे लिए काफी मायने रखती है। अभी ये क्या है, तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में पहली चीज है कि कोई भी जो चीज आप सैलून में हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए यूज कर रहे हो, उस हर एक चीज का हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग देना हमारे लिए मैंडेटरी है। और अगर ये प्रोटोकॉल हम फॉलो करेंगे तो हमारा स्टाफ कोई भी चीज करने में गलती नहीं करेगा, और वो सुरक्षा के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। फिर जो ट्रेनिंग आप करोगे वो ट्रेनिंग किस विषय पे था, कौन सी डेट पे था, किसने ये ट्रेनिंग दिया, कितने घंटे ये ट्रेनिंग चला, कितने स्टाफ मेंबर्स वो ट्रेनिंग अटेंड कर चुके, इन सारे चीजों का एक डिटेल रिकॉर्ड हमें रखना जरूरी है, ताकि अगर किसी ने वो ट्रेनिंग मिस किया है, कोई जल्दी उठ के उस ट्रेनिंग में से गया है, तो वो रिकॉर्ड अगर हमारे पास है तो वो स्टाफ को हम नेक्स्ट ट्रेनिंग में बिठा सकते हैं, या फिर उनको एक ट्रेनिंग सेशन और दे सकते हैं, क्योंकि ये सेफ्टी ट्रेनिंग है, हेल्थ के लिए ट्रेनिंग है, तो इस चीज का ध्यान देना है। फिर होता है एक्सीडेंट बुक। जैसे छोटे छोटे एक्सीडेंट सैलून में हो सकते हैं, शॉक लग सकता है, फिंगर कट हो सकता है सीजर हेयर कटिंग करते समय, या फिर वैक्स बॉडी पे अगर हल्का सा गिर जाता है तो भी वो स्मॉल एक्सीडेंट केस के अंदर आता है। तो ये अगर छोटे बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसका एक रिकॉर्ड हमें रखना है। फिर ये आप कंप्यूटर पे रख सकते हो, मतलब डिजिटली रख सकते हो, या फिर मैन्युअली रख सकते हो एक बुक के अंदर। अभी ये जो रिकॉर्ड होगा उसमें भी हमें क्या मेंशन करना है कि डेट, कौन सी सर्विस दी जा रही थी और किस टाइप से एक्सीडेंट हुआ, उसका प्रिकॉशन आपने क्या लिया। इसके लिए अगर मान लीजिए कि आपकी कोई असिस्टेंट हेयर कट कर रही थी, फिर फिंगर कट हो गया, तो उसकी वजह से वो चीज मेंटेन करनी है, और उसको प्रिकॉशन क्या किया, तो उसने जनरल फर्स्ट एड कर लिया और बैंडेज लगा लिया। या किसी को अगर कुछ मेजर तकलीफ हुई है और आपने अगर डॉक्टर को बुलाना चाहा या उसको डॉक्टर के पास आप लेके गए तो भी हो सकता है। तो ये इंटरनली स्टाफ के साथ भी ये इंसिडेंस हो सकता है, या क्लाइंट के साथ भी हो सकता है। तो जो भी चीजें हमें इसमें मेंशन करनी है, जैसे हमें कोई भी फर्स्ट एड किट के अंदर जो भी चीजें हैं उसको अच्छे से लेबल करके रखना है। जैसे गॉज हो या इंस्टेंट कोल्ड पैक आप देते हो, कभी खूब बहुत लगता है, सूजन आती है, तो हम तुरंत आइस पैड लगाते हैं, उसका होना जरूरी है। इलास्टिक बैंडेज होना, इमरजेंसी ब्लैंकेट्स होना, एंटीसेप्टिक वाइप्स या फिर अधेसिव टेप, बैंडेज टेप, ग्लव्स, फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, फिर उसमें डॉक्टर्स हो सकते हैं या मेडिकल डिपार्टमेंट से कोई है, फैमिली मेंबर्स की इंफॉर्मेशन, ये सारा बुक रिकॉर्ड हमारे पास जरूरी है। इसी के साथ जो आपने चीजें रखी है उसके अंदर, कोई एंटासिड टैबलेट्स हो सकते हैं, सीजर हो सकती है, या थर्मामीटर हो सकता है, जो भी चीज आपने उसके अंदर रखी है उसका एक मैनुअल बना लो। उसका महत्व, मतलब अगर मान लीजिए कि आपने बैंडेज लगा रखा है तो उसका यूज क्या होगा, इस चीज का एक मैनुअल तैयार करो और वो चीज आप वहां पे रखो। स्टाफ को उसका ट्रेनिंग दो, और सबको ये चीज पता होनी चाहिए कि फर्स्ट एड किट कहाँ पे रखा है। फिर आप यहाँ पे देख रहे हो कि सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से लगाई है शेल्फ में, एक लॉजिकल ऑर्डर में लगाई है। और सेकेंडली, अगर कोई केमिकल आप यूज करते हो तो उस एरिया में वेंटिलेशन, मतलब हवा बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। जैसे हम कलर इस्तेमाल करते हैं तो पेरोक्साइड रखते हैं, किसी किसी सैलून में फेशियल बॉडी केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड पील या HA अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड पील हम यूज करते हैं, तो उसके लिए वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है। फिर हमारा जो एग्जिट रूट होता है, कभी कभार इमरजेंसी आ सकती है, आग लग सकती है या कुछ भी, मतलब अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो जल्दी से हमें बाहर जाने का रास्ता दिखना चाहिए। इसीलिए एस्केप रूट जो होता है, एग्जिट रूट जो होता है, आपको हमेशा क्लियर रखना है। इसके अंदर बीच में कुछ भी नहीं रखना है, ताकि जनरली एग्जिट जल्दी हो सके।
आप यहाँ पे देख रहे हो तो हर एक चीज का पोस्टर लगाना जरूरी है कि कहाँ पे एग्जिट रूट है, कहाँ पे केमिकल्स रखे हैं, कौन से फर्स्ट एड किट रखा है तो वो कहाँ पे रखा है। तो जनरल इंफॉर्मेशन के हमेशा पोस्टर्स लगाने चाहिए आपके यहाँ पे सैलून के अंदर। एंट्री पे एक तो सब बोर्ड पे लगा लीजिए या हर एक सेक्शन पे लगा लीजिए। जैसे आपका जो वर्क एरिया होगा वहां पे अच्छे से वेंटिलेशन होना जरूरी है ताकि ऑक्सीजन और आता रहे और हवा बहुत ही अच्छे से आती रहे। फिर जो भी केमिकल्स आप रखोगे उसको ऊंचाई पे रखें, बच्चों के हाथ आए इस तरीके से ना रखें। अभी कोई पॉसिबल एक्सीडेंट कौन से हो सकते हैं और उसका हम लोग प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं, उस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे स्लीप्स हो, ट्रिप्स हो या फॉल्स हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं कि कोई कुर्सी पे चढ़ के कोई चीज निकाल रहा है तो वो अगर गिर सकता है या गिर जाती है या जाता है, तो उस चीज को रोकने के लिए या वो चीज ना हो उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है सैलून में, वो देखेंगे हम। अभी यहाँ पे केबल्स हम लोग देखते हैं, काफी मशीन्स यूज करते हैं, ब्लो ड्रायर्स यूज करते हैं, तो हमें इस चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि केबल्स ओपन ना हो, अच्छे से वो क्लोज हो, उसका ओवरहेड बहुत अच्छे से टाइट हो। या कोई भी चीज अगर हम लोग यूज करते हैं, ड्रायर हो, मशीन हो, उसको यूज करने के बाद अनप्लग करें, उसको प्लग के अंदर ही डाल के मत रखिएगा, ये चीज ध्यान देनी है। सब वर्क स्टेशन बहुत अच्छी तरह से क्लीन होने चाहिए। जो भी आपके पैसेज है इस रूम से दूसरे रूम तक जाने के या दरवाजे से सैलून के अंदर आने के या बाहर जाने के, हर पैसेज को क्लीन नीट रखना है। कोई भी अगर स्पिलेज होता है, कोई कुछ भी चीज गिरती है, पानी गिरता है या फिर मान लीजिए कलर गिरता है, हर एक चीज को हमेशा क्लीन करना है, अच्छा रखना है। अभी यहाँ पे देख रहे हो आपकी बहुत अच्छी तरीके से लाइटिंग किया है। मतलब क्या, छोटा सैलून हो या बड़ा सैलून हो, हमें इस चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है। नॉट नेसेसरी कि आपका सैलून काफी बड़ा है तो ही आपको ये करना है, जरूरी नहीं। हम एक भी क्लाइंट हमारे पास है तो हमें उस चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है और अच्छी तरह से इसका ख्याल रखना है। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि आप सबको ये चीजें समझ में आ रही है? अगर है तो प्लीज यस टाइप करिए मुझे चैट बॉक्स में। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप बीच में पूछ सकते हैं और एट द एंड ऑफ द सेशन आई कैन आंसर योर क्वेश्चन। तो मैं पूछना चाहूंगी, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? और दूसरी बात पूछना चाहूंगी कि आपको सब चीजें समझ में आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच। तो जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा कि कोई चीज ऊपर से नीचे लेनी है तो हमें लैडर का इस्तेमाल करना चाहिए, सीढ़ी का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि कुर्सी पे खड़े होके अगर लेते हैं तो शायद गिर सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। तो बेटर है कि हम लैडर का इस्तेमाल करें या सीढ़ी का इस्तेमाल करें। अभी फायर, जैसे हम लोग गिर सकते हैं तो क्या हो सकता है ये देख लिया। अभी हम लोग देखेंगे कि फायर अगर हल्की सी भी आग लगती है तो कैसे प्रिवेंट करना है, कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट होनी चाहिए या फिर कौन सी ऐसी प्रिकॉशन होनी चाहिए जिसका हमें इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो, वापस मैं बोलना चाहूंगी कि अगर कुछ हल्की सी भी आग लगती है, बाहर जाना है, एग्जिट रूट को क्लीन रखना है, इस तरीके से कुछ भी सामान दरवाजे के बीच में ना हो। फिर कोई स्प्रेज होते हैं जिसको ये ना आग को और भड़का सकते हैं, जिसको बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हो बॉटल, ये एरोजोल जैसे स्प्रेज होते हैं, इसको हमेशा हमें दूर रखना है और ऐसे सिक्योर्ड प्लेस के अंदर रखना है। कोई भी अगर आग जैसे चीज के पास ये स्प्रेज आते हैं तो आग और भड़क सकती है, तो इस चीज का ध्यान देना है। फिर इसके साथ ही कोई भी पोर्टेबल गैस हीटर्स है तो इनको हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि इनका मुंह जो है ये हमेशा ओपन होता है, तो इस चीज का ध्यान हमें देना बहुत जरूरी है। ओके, ऑल राइट। एंड अभी कोई भी बटन, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन आप यूज करते हो तो उसके अंदर अगर प्लग इन किया है तो प्लग ऑफ करना भी बहुत जरूरी है काम खत्म होने के बाद। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो एक फायर एक्सटिंग्विशर का पिक्चर है, तो ये क्यों यूज करते हैं हम, ताकि अगर कहीं आग लगती है तो उसको बुझा सके। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर हमें लगाना है सैलून में,
इसका ट्रेनिंग देते हैं वो लोग जो जिस एजेंसी से आप ये परचेस करोगे। इसका ट्रेनिंग आपको, आपके स्टाफ को आपको लेना बहुत जरूरी है। इसका एक लाइसेंस होता है, इसकी एक वारंटी होती है, 1 साल के बाद ये वापस रिफिल करना पड़ता है। वो एजेंसी आके वो चेक करके जाती है, और जब भी इसका इस्तेमाल करना है, किस तरीके से करना है, आपको ये ट्रेनिंग जरूर लेना है। फिर इसके बाद है 1 मिनट, यस। अभी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, जैसे हमने फायर के बारे में देख लिया, वैसे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में हम जानेंगे कि क्या चीजें हो सकती है और किस तरीके से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, उसको कैसे बचना है। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि काफी सारे प्लग एक दूसरे के ऊपर डाल के रखे हैं, मतलब एक ही सॉकेट में 2-2, 3-3 प्लग डाले हैं, तो ये नहीं करना है, दैट दिस इज मोस्ट डेंजरस। तो हमें एक एडाप्टर जैसे चीजों को यूज करना चाहिए, जैसे मल्टी प्लग बोलते हैं हम, और फिर एक प्लग के अंदर एक ही मशीन लगेगा एट अ टाइम। तो इस चीज का ध्यान देना है। जैसे हॉट एंड कोल्ड वाटर के बारे में हमने शुरू में भी देखा, तो उसका कनेक्शन बहुत अच्छी तरह से होना है, ये पाइप्स को अच्छी तरह से आपको सिक्योर करना है। फिर अभी हम मशीन जो बोलते हैं या मशीन की बात करते हैं, तो हमें इस चीज का भी ध्यान देना जरूरी है, कौन से मशीन अच्छी कंडीशन में चल रहे हैं, कौन से खराब हुए हैं या फॉल्टी पीसेस है, उनका एक रिकॉर्ड बना लीजिए, उसके ऊपर एक लेबल लगा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल वैक्सिंग पॉट हम जो यूज करते हैं, वैक्स हीटर, अगर ये कोई 4 मशीन आपके पास है, उसमें से 3 अच्छे चल रहे हैं, अगर एक खराब चल रहा है तो उसको एक स्टिकर कर दीजिए, उसको रिपेयर के लिए भेज दीजिए। अगर वो रिपेयर होने वाली चीज नहीं है तो उसको हमें निकाल देना, डिस्पोज ऑफ करना बहुत जरूरी है। फिर फायर एक्सटिंग्विशर का भी होना जरूरी है, किस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करना है, इसका ट्रेनिंग खुद को लेना भी जरूरी है। उसके बारे में एक बुकलेट बना लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए, जहां पे भी ये फायर एक्सटिंग्विशर आपने लगाया है स्टैंड पे, उसके बाजू में वो पोस्टर को लगा दीजिए, ताकि सबको वो अच्छी तरह से समझ आए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कोई भी चीज हम लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, तो उसका एक टेक्निक होता है, उसका एक तरीका होता है, ताकि आपके मसल के ऊपर कोई भी परेशानी ना हो, आपको दुखे नहीं, स्ट्रेन ना हो। तो ये क्या होता है, आपने यहाँ पे देखा है कि अगर हम इस तरीके से उठाते हैं, सो दिस इज अ राइट टेक्निक, लेकिन गलत कैसे है वो भी देखते हैं। तो ये लिफ्टिंग जो है, कोई भी हेवी चीज को उठाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रॉली का इस्तेमाल करें। अगर आप हाथ से उठाने वाले हो तो उसको आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये ऊपर वाले पिक्चर में गलत पोस्टर बताया है, लेकिन नीचे वाले पिक्चर में राइट पोस्टर बताया, क्योंकि आपकी जो पीठ है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो बहुत सीधी तरीके से है। ये बेंड अगर हो जाती है तो आपका पोस्टर गलत हो जाता है, तो हमें उस तरीके से उस चीज को उठाना है। फिर यहाँ पे हम पिक्चर देख रहे हैं, तो 2 वर्क स्टेशन में काफी अच्छा डिस्टेंस मेंटेन किया है, तो हमें वो मेंटेन करना है डिस्टेंस, ताकि एक दूसरे का हाथ ना लगे, अच्छी तरह से अराउंड द स्टेशन स्पेस मेंटेन हो और कंफर्टेबल हो, इस चीज को देखना है। और अभी तो फिलहाल ये कोविड की वजह से एक प्रोटोकॉल बहुत ही मैंडेटरी है हमें, कि मिनिमम 2 फीट से ज्यादा 2 लोगों के बीच में डिस्टेंस होना जरूरी है। अभी हाइजीन के बारे में अगर हम बात करते हैं कि ट्रांसमिशन, इन्फेक्शन एक दूसरे को ना हो, इसलिए हमें क्या करना है। जैसे ऑटोक्लेव और यूवी स्टरलाइजर के बारे में हम आगे जाके भी काफी डिटेल में जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बताना चाहूंगी, ट्वीजर हो, आपके नाइफ हो, वैक्सिंग स्पैचुलास हो, तो इसको हमें अच्छी तरह से इन सारे मेटल टूल्स को ऑटोक्लेव के अंदर ही स्टरलाइज करना है। इसको हम यूवी स्टरलाइजर में डायरेक्ट नहीं डाल सकते, क्योंकि ऑटोक्लेव में बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर वो चीजों को उबाला जाता है और इसको क्लीन किया जाता है। अभी ये जो क्लीन चीजें होंगी, ये 100% बैक्टीरिया फ्री रहेंगे, इसीलिए हमें ऑटोक्लेव या ग्लास बेड स्टरलाइजर का इस्तेमाल करना है, लेकिन यूवी स्टरलाइजर का इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं करना है। ऑटोक्लेव को यूज करने के बाद सनलाइट में ड्राई करके फिर आप उसको यूवी स्टरलाइजर में रखते हो तो चलेगा। फिर यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो कि डिस्पोजेबल चीजें दिख रही है, आपको बफर दिख रहा है या ऑरेंज स्टिक दिख रही है। अगर ये आप यूज करते हो तो डिस्पोजेबल करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम एक क्लाइंट को यूज करके उसको तुरंत फेंक सकते हैं। फिर आप यहाँ पे देख रहे हो कि शार्प नीडल जैसी चीजें यूज की है, तो ये शार्प नीडल्स आप जब भी यूज करोगे,
इसको हमेशा इनका जो एक कंटेनर आता है, नीडल बॉक्स आता है, उसके अंदर वो नीडल को तोड़ना है ताकि वो रीयूज ना हो, किसी और क्लाइंट को ये हम रीयूज नहीं करें, इसलिए इसका ध्यान देना जरूरी है। अभी ये जो प्रोसीजर्स हम फॉलो करते हैं उसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है वैक्सिंग। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे डेपिलेटरी वैक्स है, ये रीयूज नहीं कर सकते हम इसको, वापस से फिल्टर वैक्स को वापस से रीयूज करना अनहाइजीनिक होगा, इसके लिए हमें इस चीज का ध्यान देना है। फिर आप यहाँ पे देख रहे हो कि स्पॉन्ज है, नैपकिन है, पफ है, तो ये भी चीजें अगर अच्छे से क्लीन करनी है, अगर आपको ये भी चीजें यूज करनी है तो यू हैव टू क्लीन इट प्रॉपरली, इसको स्टरलाइज अच्छे से करना है और इसको साइमल्टेनियसली ब्रश को भी ठीक ठाक क्लीन करना है। आप देख रहे हो यहाँ पे, तो गर्म पानी के अंदर इस ब्रश को आपको अच्छी तरह से क्लीन करना है और इसी के साथ आपको डिसइंफेक्टेंट स्प्रेस को भी यूज करना है। नेक्स्ट है आपका लोकल अथॉरिटी। जैसे आप कोई ईयर पियर्सिंग करते हो, नोज पियर्सिंग करते हो, तो आपको इन चीजों को जब भी यूज करना होता है, आपकी लोकल अथॉरिटी एक आपको एक इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इस इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। अभी इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो जब भी आप करोगे तो उसका एक प्रमाण होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इनको फॉलो करने के लिए भी आपको आपके स्टाफ को ट्रेनिंग देना होगा। तो इन चीजों के बारे में हमें ध्यान देना जरूरी है। अभी जिस फर्स्ट एड किट की हमने शुरू में बात की थी, तो ये चीजों के बारे में देखते हैं कि ये फर्स्ट एड किट के अंदर आपको आपका एक प्लास्टर टेप या स्मॉल मीडियम लार्ज स्टरलाइट गॉज होना जरूरी है, ट्रायंगल बैंडेज होना जरूरी है, क्रेप रोल बैंडेजेस आते हैं उसका होना भी जरूरी है, सेफ्टी पिन्स होना जरूरी है, डिस्पोजेबल स्टरलाइट ग्लव्स होना जरूरी है, ट्वीजर्स, सीजर्स, अल्कोहल फ्री क्लेंजिंग वाइप्स आते हैं, ये सब चीजें रखनी है। फिर स्टिकी टेप, थर्मोमीटर, जनरली डिजिटल, क्योंकि अगर कोई किसी का टेम्परेचर अगर ज्यादा है, मान लीजिए 98 फ़ारेनहाइट होना चाहिए, अगर वो 99 है या 1 के अगर चला गया, तो हमें क्लाइंट को भी दिखाना है कि आपका टेम्परेचर ज्यादा है। अगर नहीं है तो भी हमें डिस्प्ले अगर अच्छे से दिख रहा है, उसका अंदर टेम्परेचर समझ में आ रहा है, तो डिजिटली प्रेफरेंस ज्यादा रहेगा। फिर डिस्टिल वाटर जो कि वुंड्स क्लीन करता है, जख्म अगर कुछ हुई है तो उसको क्लीन करेगा, तो उसके लिए होना जरूरी है। फिर आई वॉश या आई बाथ, अगर किसी की आंखें बंद हो रही है, सूजन आ रही है, तो हम दे सकते हैं, तो वो चीज का होना जरूरी है। तो ऐसे बेसिक जो चीजें हम लोग हमारे सैलून के फर्स्ट एड किट में रखेंगे, उसका एक मैनुअल बना लीजिए। और जनरली मेडिकल में जो अगर आप ये फर्स्ट एड किट परचेज करने जाते हो तो उसके अंदर एक मैनुअल ऑलरेडी होता है, लेकिन उसके सिवाय अगर आप आपके मन से कुछ चीजें उसमें इंपॉर्टेंट चीजें डाल रहे हो तो वो भी मैनुअल में लिख दीजिए, उसका यूज लिख दीजिए, ताकि वो बुकलेट अगर आपका स्टाफ या क्लाइंट भी देखते हैं उनको वो अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। तो इन चीजों के बारे में क्या क्या लिखा है उसका भी एक पोस्टर बना के आप रख सकते हो कि यहाँ पे हमने फर्स्ट एड किट को रखा है। तो ये जो चीजें हम यूज करेंगे, जैसे हर एक चीज का रिकॉर्ड रखेंगे, वैसे ही हमें एक रिकॉर्ड और रखना जरूरी है, दैट इज मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। अभी ये है क्या, ये जानते हैं। अभी काफी सारे ऐसे हेल्थ, फायर या रिएक्टिविटी, एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, तो हमारे लिए केमिकल्स की वजह से भी ये हो सकते हैं। तो जो कोई केमिकल हम यूज करते हैं सैलून में, उसको किस तरीके से यूज करना है, उसको स्टोरेज मतलब उसको किस जगह पे रखना है, उसका हैंडलिंग कैसे होना चाहिए, उसका यूसेज कैसे होना चाहिए, इस केमिकल के बारे में एक मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट बनाया जाता है। जैसे कोई भी केमिकल अगर आप यूज करते हो तो ये डेटा शीट जो आप यूज करो बनाओगे, उसका जो रिकॉर्ड होता है उसको बोलते हैं मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, जो कि आप केमिकल के बारे में बनाओगे। अभी ये सारे केमिकल्स जो आप रखोगे ना, इसको एक तो कोल्ड स्टोरेज में रखना है, इसका मतलब फ्रिज के अंदर नहीं, लेकिन कोल्ड स्टोरेज जहाँ पे ज्यादा धूप नहीं आए, सनलाइट नहीं आए, इसके लिए। सेकेंडली, इसके ऊपर लेबल करना है ताकि समझ में आए इसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट है या केमिकल है। फिर है मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, इस तरीके से हमें उसका रिकॉर्ड करना है कि हेल्थ हजार्ड के लिए ये क्या काम करेगा, फायर हजार्ड के लिए ये क्या काम करेगा,
अलग अलग, जैसे रिएक्टिविटी के लिए ये क्या काम करेगा, इस तरीके से इसका हमें डिटेल रिकॉर्ड करना है तैयार। और ये पोस्टर भी आप इंपॉर्टेंट जगह पे, जैसे कॉमनली सबको दिखे, जहाँ पे केमिकल स्टोर हो, वहां पे इसको लगाना है। फिर कोई भी कंटेनर आप यूज करते हो तो उसका ढक्कन अच्छी तरह से टाइट बंद करो, उसको ओपन ना रखो। जैसे यहाँ पे स्मोकिंग वापस नॉट अलाउड, दैट इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे भी बोतल देखिए आपने, ढक्कन ओपन है, नहीं रखना है, क्लोज टाइट रखना है। फायर एक्सटिंग्विशर जहाँ पे लगाया है आपने, हमें हमेशा उसका लीकेज चेक करना है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि उसके अंदर से गैस रिफिल करने के लिए एजेंसीज होते हैं जिनके पास से आप ये फायर एक्सटिंग्विशर लगाओगे, तो वो लोग खुद आते हैं कुछ इंटरवल्स के बाद वो चेक करने के लिए कि उसके अंदर से गैस तो लीकेज नहीं हो रहा है। तो इस चीज का ध्यान देना है और उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन उसी के बाजू में हमें लगानी है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ब्राउन बॉटल्स के अंदर ये केमिकल्स को रखा है, क्यों रखते हैं? ताकि उसके अंदर जो क्वालिटीज है वो खत्म ना हो। सेकेंडली, डार्क कलर का जो ग्लास होता है या कांच होता है, धूप से ज्यादा करके प्रोडक्ट को सेव करेगा, सुरक्षित रखेगा, इसलिए ब्राउन बॉटल्स का इस्तेमाल करना है। कोई भी चीज जो डिस्पोज ऑफ करनी है वो क्लोज्ड कंटेनर के अंदर ही डालनी है, ओपन कंटेनर में नहीं डालनी है। अभी ये सारा वर्कबुक जो हमने टॉपिक्स देखे अभी तक, तो आपके क्वेश्चंस को मैं जरूर देखूंगी, लेकिन उसके बाद आपको जो वर्कबुक मिलेगा उसके नीचे एक वर्कशीट होगा। इस वर्कशीट में जनरल क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपके पढ़ाई के लिए और समझ के लिए बहुत आसान हो, और आपको ये जानकारी लेना उसके लिए जरूरी है कि इस टॉपिक के अनुसार कौन से क्वेश्चंस हमें एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं या सलोन में काम करते समय इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन यही क्वेश्चंस आएंगे ऐसे हम नहीं बोल सकते, क्योंकि काफी लोगों ने हमें पूछा, मैडम जो वर्कशीट के नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं वही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे? जी नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते हम, लेकिन ये आपके रेफरेंस के लिए है। और सेकेंडली, ये जो क्वेश्चंस होंगे ये क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में होंगे, मतलब इसके 2-3 लाइंस के आंसर्स आपको लिखने हैं। लेकिन एग्जाम जो आपकी होगी वो एमसीक्यू फॉर्म में होगी, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ पे मैं देखना चाहूंगी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो, और अगर आपको जो कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमें दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। और जिन लोगों को इस एग्जामिनेशन को अपीयर होना है वो प्लीज हमें आपका नाम, नंबर और ईमेल आईडी इस दिए गए नंबर के ऊपर भेज सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे चैट विंडो में देखना पसंद करूंगी कि किसी के कुछ क्वेश्चंस है तो उनको लेना चाहूंगी। सो आई मस्ट से थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। और कल हमारा सेशन वापस दोपहर को 3 बजे होगा, सो 3 to 4 के टाइम में ये सेशन हम रिपीट करेंगे आफ्टरनून में। और इंग्लिश सेशन जो होगा हमारा वो 4, 5 और 6 अगस्त को रात को 8 से 9 के बीच में होगा। तो मैं अभी देखती हूँ कि किसी ने क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। गिव मी अ मिनट प्लीज। Okay. Sneha is asking, please tell me if there will be a meeting in Marathi. No, Neha, I'm so sorry, but there will be no more training sessions in Marathi because we already have done those sessions. और इस सेशन का पूरा रिकॉर्डिंग हमारे फेसबुक पेज पे भी है, और हमने जो वीडियोस तैयार किए हैं वो भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। ओके। So yeah, there is someone is saying thank you, they like the session, thank you so much। और मैं आपको कल का लिंक भी टेक्स्ट बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप उस लिंक के ऊपर ज्वाइन हो सकते हैं कल के सेशन के लिए, एक तो हिंदी या इंग्लिश। ऑल राइट, तो यहीं पे मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन, और हम आपको कल वापस मिलेंगे। थैंक यू। कल का लिंक यहाँ है, यस, मैं कल का लिंक आपको वापस एक बार टेक्स्ट करती हूँ, प्लीज देख लीजिए।
प्लीज चेक कर लीजिए। कल का लिंक मैंने टेक्स्ट बॉक्स में डाला है। हमारे फेसबुक पेज पे भी ये लिंक होगा जो कि लीना खांडेकर ऑफिशियल है, या फिर हमारा इंस्टाग्राम पेज है लीना खांडेकर ऑफिशियल, वहां पे भी ये लिंक रोज रहेगा, आप वहां से ले सकते हैं। आपको ये सेशन कैसे लगा इसके बारे में फीडबैक भी आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो।